हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीटेट का जो पेपर फर्स्ट 6 फरवरी 2023 को हुआ था उसका सीडीपी वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसके हम लोग 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और 2011 से 2024 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं सभी आपको मिल जाएंगे। सभी की जो है प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, तथापि विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता की स्पष्टतया चर्चा करता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा क्षेत्र जो है जिनमें से बौद्धिक योग्यताएं और समस्या समाधान, समालोचनात्मक चिंतन और तार्किकता जो स्पष्टतया चर्चा करता है, तो वो है संज्ञानात्मक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, विकास से की ओर बढ़ता है। तो सभी को मालूम होगा जो विकास है वह सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है? सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर उसके बाद और जो अंग होते हैं, मतलब यहाँ पे जैसे कि जो सेंटर होता है, ये जो सेंटर है, तो यहाँ पे जितने भी नज़दीक अंग होंगे उनका पहले विकास होता है और जितने दूर अंग होते हैं उनका बाद में विकास होता है। तो विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है। कैसे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है और सामाजिकरण का द्वितीयक कारक है। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चे का जो सामाजिकरण का प्राथमिक कारक कौन सा होता है और जो द्वितीयक कारक कौन सा है। तो प्राथमिक कारक परिवार होता है बच्चे का, और द्वितीयक कारक क्या होता है? विद्यालय होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि बच्चे का जो प्राथमिक कारक होता है जिससे विकास होता है सबसे ज़्यादा, तो होता है परिवार, फिर उसके बाद क्या है? विद्यालय का प्रभाव पड़ता है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन दिया गया है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो उत्पन्न होता है। अगर एक स्कीम जो है संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो क्या उत्पन्न होता है? तो क्या होता है? असंतुलन होता है। असंतुलन उत्पन्न होता है। और कई बार तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, स्कीमा के बारे में किसने बताया था? स्कीमा के बारे में किसने बताया था? तो आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, जीन पियाजे किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये थे स्विट्जरलैंड के। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, इनकी बहुत फेमस पुस्तक है द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड। थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये पुस्तक लिखी गई थी किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे 5 नंबर को पूछा गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व का समझना आरंभ कर देते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम लोग यही जान लेते हैं कि वस्तु स्थायित्व होता क्या है। तो वस्तु स्थायित्व से यह तात्पर्य है कि चीज़ें तब भी मौजूद होती हैं जब वो हमारे सामने नहीं होती हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एक ये क्या है? एक बेड है, ये इसमें बच्चा लेटा हुआ है, कोई खिलौने से खेल रहा है, कोई खिलौने से खेल रहा है यहाँ पे, और खिलौना उसका बेड के नीचे गिर जाता है। तो बच्चा छोटा भी वो उठा तो नहीं सकता उस चीज़ को, लेकिन उसे ये समझ होती है कि वो खिलौना क्या है, उसके यहीं पे अगल बगल कहीं भी पड़ा हुआ है। तो यही मतलब होता है वस्तु स्थायित्व का, कि चीज़ें मतलब जो हमारे सामने नहीं दिखाई दे रही हैं वो भी हमारे आसपास मौजूद होती हैं।
तो ये क्वालिटी आ जाती है बच्चे में संवेदी गामक अवस्था में, संवेदी गामक अवस्था में। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 6 नंबर क्वेश्चन, रमन के सम्मुख हेंज की दुविधा प्रस्तुत की गई, उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो वर्तमान में जो रमन है वो है कौन सी अवस्था में? कोलबर्ग के अनुसार तो वो है कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास में। किसमें? कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास में। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे सोचते हैं कि जो कानून के जो समाज के नियम बनाए गए वो नियम हमें नहीं तोड़ना है, बल्कि उन नियमों को क्या है हमें ध्यान में रखते हुए अपना काम करते जाना है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे डी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ जो सही कथन दिया गया है, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। सांस्कृतिक उपकरण जो है अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। और वाइगोत्स्की ने बताया था जो बच्चे होते हैं वो भाषा के द्वारा सीखते हैं और एक दूसरे से बातचीत करके सीखते हैं, एक दूसरे की अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। तो यहाँ जो सांस्कृतिक उपकरण है वो बच्चे के जो सीखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह बताया था लेव वाइगोत्स्की ने। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो बिल्कुल है हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को सम्मत करती है? तो वाइगोत्स्की ने जो बताया था शिक्षण अधिगम की विधि जो है वो है सहभागी अधिगम। सहभागी अधिगम जो है अधिगम को सम्मत करती है। मतलब सहभागी अधिगम के द्वारा जो है बच्चे जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, एक दूसरे के मतलब हेल्प के द्वारा चीज़ें सीखते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है वह जोर देती है व्यक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना। व्यक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना से तात्पर्य है कि जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा होशियार होता है, कोई बच्चा जो है कमज़ोर होता है। तो इस वजह से जो है व्यक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना चाहिए बच्चों के, और अलग अलग जो है शिक्षण विधियाँ बनानी चाहिए बच्चों के पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के सभी बच्चों में एक समान स्तर होते हैं। बिल्कुल ही गलत दिया गया है। बुद्धि एक समान योग्यता है जिसका कोई जैविकीय आधार नहीं है। ये भी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है, बुद्धि जन्म से ही स्थिर है और इस पर परिवेशी कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है। जो हार्वर्ड गार्डनर थे उन्होंने बताया था कि बुद्धि क्या है, बुद्धि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। जैसे कि हार्वर्ड गार्डनर ने कई प्रकार की बुद्धि बताई थी, संगीतमय बुद्धि, गणितीय बुद्धि। जो मुख्य बुद्धि थी वो 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी हार्वर्ड गार्डनर ने। तो यही क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 8 प्रकार होते हैं। और यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा था कि बुद्धि कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कथन दिया गया है जैसे कि अधिगम का
सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। तो ये कथन बिल्कुल ही सही दिया गया है कि जो रचनावादी सिद्धांत जो है अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। बिल्कुल सही दिया गया कथन जो है। उसके बाद तर्क यहाँ पे दिया गया है, भाषा विकास में विद्यालय की परिवेश की कोई भूमिका नहीं है और भाषा विकास पूरी तरह से जैविकी परिपक्वता पर निर्भर होता है। तो ये ऑप्शन क्या बिल्कुल ही गलत दिया गया है, क्योंकि भाषा के विकास में बच्चे के परिवार का बहुत महत्व होता है। उसके बाद जो बच्चा विद्यालय जाता है तो विद्यालय में क्या बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि कैसे वहाँ पे उसका टीचर बात करता है, कैसे वहाँ के जो उसके फ्रेंड कैसे बात कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। और यहाँ पे बताया गया कि विद्यालय परिवेश की कोई भूमिका नहीं, तो ये ऑप्शन क्या है बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ पे जो एक कथन दिया गया बिल्कुल सही है, तर्क जो दिया गया आर वो बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, लड़के बहुत शक्तिशाली हैं और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं, इस तरह के कथन को बढ़ावा देते हैं। मतलब इस तरीके के कथन जो है किस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता को ये कथन बढ़ावा देते हैं कि मतलब लड़के जैसे कि मैथ में बहुत होशियार होते हैं, लड़कियाँ कमज़ोर होती हैं। तो इस तरीके के कथन जो है एक शिक्षक को अपने क्लास में नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है कि जो कथन है जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियाँ प्रस्तुत करें, तो ये बिल्कुल ही सही दिया गया है। उन्हें बहुविध तरीकों से जानकारियों पर काम करने के अवसर देकर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उन्हें बहुविध तरीकों से काम में शामिल होने के अवसर देकर, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद डी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण, लेबलिंग व पृथक्कीकरण करके उनको संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो बिल्कुल ही गलत दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा करना, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्या आकलन इसलिए किया जाता है कि बच्चों में भय पैदा किया जाए। उसके बाद ऑप्शन दिया गया है, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। तो आकलन का जो मेन उद्देश्य यही होता है कि बच्चे की जो खूबियाँ और जो बच्चे में कमियाँ हैं, जैसे कि एक बार एग्ज़ाम लिया गया, उसके बाद आकलन किया गया कि बच्चे में किसी बच्चे में कम नंबर आ रहे हैं, तो किस वजह से कम नंबर आ रहे हैं, किस वजह से कम नंबर ला रहा है, बच्चा अच्छी चीज़ें समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। तो इसी वजह से आकलन किया जाता है कि बच्चे की खूबियों और कमियों को क्या है सुधारने के लिए। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया गया है, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को सम्मत करना चाहते हैं। सम्मत मतलब शामिल करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वचिंतन प्रतिबिंबन का बच्चे में संवर्धन करना चाहेंगे, क्योंकि स्वचिंतन देखो अब यहाँ पे चिंतन है और यहाँ पे भी चिंतन है, तो ये टैग वर्ड से यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे भी देखो कंठस्थीकरण बिल्कुल गलत हो जाएगा, निष्क्रियकरण गलत हो जाएगा, अब सारी चिंतन बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब बच्चा मतलब खुद से चिंतन करेगा, खुद से चीज़ों को सॉल्व करेगा, तो क्या होगा, तभी बच्चे में जो समालोचनात्मक चिंतन अच्छे से हो पाएगा, मतलब अच्छे से वो चिंतन कर पाएगा। तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वचिंतन या फिर प्रतिबिंबन। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, विद्यालयों में
सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। उसके बाद डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, बच्चों का सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। अब यहाँ पे पूछा गया है, विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? तो उनका जो है निम्न स्तरीय निष्पादन संकेत करता है कि विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते। विद्यालय जो सभी बच्चों की योग्यताओं एवं आवश्यकताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? तो आंसर हो जाएगा सामाजिक प्रतिमान। कौन सा प्रतिमान? सामाजिक प्रतिमान। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? जो बच्चे क्या है सुनने में असमर्थ हैं, सही से सुन नहीं पाते हैं, तो उनके लिए जो है सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। मतलब जो चीज़ें मौखिक रूप से बताई जा रही हैं उनको क्या है, मतलब दृश्यात्मक मतलब चित्रात्मक रूप से बच्चों को समझाया जाना चाहिए। मतलब दिखा के उसको समझाया जाना चाहिए, जिससे कि वह देख के उन चीज़ों को समझ सके। क्योंकि वो क्या सुनने में तो असमर्थ है, तो सुन के उतना चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। देखते अगला क्वेश्चन। मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? जो मेधावी या फिर जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें क्या संभावना पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं। वो बच्चे समाधान खोजने के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम पहुंच, विभिन्न संवेदों का उद्दीपन, प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधनीय समूहों में प्रस्तुत करना, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। तो यहाँ पे पूछा गया है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मतलब क्या, मतलब सीखने में उनको कठिनाई होगी, क्या मतलब उनके लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान। अब यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। कथन यहाँ पे दिया गया है, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही कथन दिया गया यहाँ पे। उसके बाद तर्क दिया गया है, अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। तो यहाँ पे तर्क भी बिल्कुल ही सही दिया गया है। तो यहाँ पे कथन ए और जो तर्ककार है बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो ऑप्शन हमारे दिए गए हैं,
तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती? व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण अधिगम या फिर पारस्परिक शिक्षण। तो यहाँ जो व्यवहार अनुकूलन है, यह विधि जो है ज्ञान सृजन में विद्यार्थियों की भूमिका में जो है महत्व नहीं देती। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत दिया गया, जबकि सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण अधिगम और पारस्परिक शिक्षण ये सभी जो है बच्चे के ज्ञान सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तीनों विधियाँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चे जो होते हैं जिज्ञासा और अन्वेषण के द्वारा, अन्वेषण मतलब खोज के द्वारा प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? अनुरूपक चिंतन, प्रकार्यात्मक स्थिरता, बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। अब यहाँ पे पूछा गया आपसे कि विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशल में कौन सा जो है हेल्प नहीं करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकार्यात्मक स्थिरता, जो इसमें से कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत दिया गया है। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन के अनुसार यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणाएं साझा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उसके बाद सी ऑप्शन दिया गया है, विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, समझ को सम्मत करने के लिए अधिगम, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम। अब यहाँ पे पूछा गया बाह्य अभिप्रेरणा का इनमें से कौन सा उदाहरण है, तो है नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सायमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा? बार बार असफलताओं का होना उसमें विकास करेगा असहायता का सीखा हुआ भाव, असहायता का सीखा हुआ भाव का विकास करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? मतलब कौन सा कार्य आप लोग नहीं करेंगे इन ऑप्शन के अनुसार। अब यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है, आप उन्हें
निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे तो यही ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, जबकि उनके पूर्व ज्ञान से संबंधितता जोड़ेंगे, बिल्कुल सही है। ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्या में लागू करने के अवसर देंगे, ये भी बिल्कुल सही है। उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, तो ये भी ऑप्शन क्या बिल्कुल ही सही दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर जो व्यक्तिगत कारक की बात हो रही है, तो व्यक्तिगत कारक इनमें से आनुवांशिकता जो है वह अधिगम को प्रभावित करेगा। अब यहाँ पे 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ, निराशा की भावना, विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश, विद्यार्थियों की ज़रूरत अनुसार वैयक्तिक रूप से दिए रहे अनुदेशन। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो है अधिगम जो है किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा निराशा की भावना से अधिगम जो है नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।